चैप्टर 4 कॉन्शियसनेस स्टार्ट करेंगे आज। और इसमें 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे: स्लीप, ड्रीम्स, हिप्नोसिस एंड ड्रग्स। तो पहले तो कॉन्शियसनेस की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्शियसनेस होती क्या है, किसको हम बोलते हैं कॉन्शियस होना। तो कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ दोज टर्म्स दैट मोस्ट पीपल थिंक दे अंडरस्टैंड अंटिल समवन आस्क्स देम। मतलब सबको पता है कि कॉन्शियस होना क्या होता है, कॉन्शियसनेस होना क्या होता है, लेकिन अगर आपको डिफाइन करने के लिए कोई बोले तो उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि कॉन्शियसनेस को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो वन फॉर नियरली एवरी फील्ड इन विच कॉन्शियसनेस इज स्टडी, मतलब कॉन्शियसनेस के बारे में साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स सब ने अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी एक बुक भी है इसके ऊपर, फिलोसोफर डैनियल डेनेट की, जिस बुक का नाम है कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। सो देर इज नो सिंगल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आप कॉन्शियसनेस को किसी एक स्ट्रीम में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो इसलिए इसके मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है इस चैप्टर में कि एक्चुअली कॉन्शियसनेस हम किसे बोलते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियसनेस इज योर अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग। अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग मतलब आपको जो भी चीजें अपने बारे में, दूसरों के बारे में, या पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे आप रह रहे हो उसके बारे में आपको जितनी भी चीजें पता है, जितनी भी चीजों के लिए आप अवेयर हो, वो होती है कॉन्शियसनेस। दैट इज गोइंग अराउंड ऑन अराउंड यू एंड इनसाइड योर ओन हेड एट एनी गिवन मोमेंट विच यू यूज टू ऑर्गेनाइज योर बिहेवियर। तो आपके दिमाग के अंदर और आपके सामने बाहर जो भी कुछ हो रहा है वो कॉन्शियसनेस में आता है, और उसके बेस पे आप अपना बिहेवियर ऑर्गेनाइज करते हो। जो चीज से आप अवेयर हो उसके बेस पे आप अपना बिहेवियर ऑर्गेनाइज करते हो। इट इंक्लूड्स योर थॉट्स, सेंसेशंस एंड फीलिंग्स। तो जो आपके थॉट्स हैं, आपको जो सेंसेशंस होती हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो सारी चीजें कॉन्शियसनेस में इंक्लूड होगी। कॉन्शियसनेस इज जनरेटेड बाय अ सेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स इन द कम्युनिकेशन अमंग न्यूरॉन्स। मतलब ये साइंटिफिक न्यूरो साइंस की व्यू से डेफिनेशन दी हुई है कि कॉन्शियसनेस जो है वो कैसे जनरेट होती है, जब एक्शन पोटेंशियल होता है न्यूरॉन्स में। और ये हम पढ़ चुके हैं, एक्शन पोटेंशियल कम्युनिकेशन क्या चीज होती है, ऑलरेडी हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ लिया है। तो उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सो कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन है यहाँ पे कॉन्शियसनेस की, जो एक सबसे सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे जो बताने की कोशिश करिए कि कॉन्शियसनेस क्या होता है: अ पर्सन्स अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम और हर। जो भी उसके आसपास हो रहा है उसकी अवेयरनेस, उसके आसपास जो भी हो रहा है, और एट एनी गिवन मोमेंट, मतलब किसी भी गिवन मोमेंट पे, जो उसके बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। तो ये हो गई कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन। एक एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया हुआ है, जैसे सपोज आपके सामने एक डॉग है, आप उसे देखते हो, तो आपके ऑप्टिक पाथवे से, आपकी आईज के थ्रू वो इंफॉर्मेशन आपके ऑसिपिटल लोब में जाती है, विजुअल कॉर्टेक्स में, और वहां पे आपका ब्रेन उसको देख के क्या इंटरप्रेट करता है कि इट इज अ डॉग। तो ये होती है कॉन्शियसनेस, कि आप अपने वर्ल्ड में, अपने आसपास की चीजों के बारे में कितना अवेयर हो। Much of the people's time awake is spent in a state called waking consciousness। तो एक इन्होंने एक स्टेट यहाँ पे डिस्कस करी है कॉन्शियसनेस की, जिसको ये बोल रहे हैं वेकिंग कॉन्शियसनेस, मतलब जब आप जाग रहे हो। इन विच देयर थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस आर क्लियर एंड ऑर्गेनाइज, मतलब आपको सब पता है उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके क्या थॉट्स हैं, आप एकदम अलर्ट हो, ठीक है। But there are many times in daily activities in life when people experience states of consciousness that differ from this organized waking state. These variations are called altered state of consciousness। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम इतने अलर्ट नहीं होते, हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। कई बार हम कोई बात, कोई हमसे कर रहा है, हम नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते, या हम सडनली हमें ये लगता है कि हमने कोई चीज देखी नहीं, मिस कर दी। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी बीच बीच में कम हो जाती है, हम इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते, इतना अलर्ट नहीं होते, तो उसको भी इन्होंने एक नाम दे रखा है जिसको ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बोला हुआ है।
तो एक तो वेकिंग स्टेट हो गई जिसमें हम टोटली अलर्ट है, हमें पता है हमारे आसपास क्या हो रहा है, और एक है ऑल्टर्ड स्टेट जिसमें हम इतने अलर्ट नहीं है, हम कई बार कुछ चीजें मिस भी कर देते हैं अपने सामने की. So an altered state of consciousness occur when there is a shift in the quality of pattern of your mental activity. तो जब आप की एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी में कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हो किसी चीज पे, थॉट्स में बिकम फजी और डिसऑर्गेनाइज, आपके थॉट्स फजी या डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं उस टाइम पे. जैसे आप कभी ऐसा होता है ना कि आपको कभी कभी ऐसा फील हो रहा होता है कि आपको कोई चीज बहुत, आपके पास टाइम कम है, कोई आपको जल्दी काम करना है, तो आप जल्दी जल्दी में बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हो, बहुत चीजें खराब कर देते हो जल्दी जल्दी के चक्कर में. तो उस टाइम हमारे जो थॉट्स डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो वो ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी और हम किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, हम बस जल्दी के चक्कर में अपना आगे आगे करते जाते हैं जिसमें बहुत गलतियां भी हो जाती हैं. तो उस तरीके से ये बोल रहे हैं कि जब हम पूरी तरीके से अलर्ट नहीं होते हर चीज को लेके. सो समटाइम्स बीइंग एन ऑल्टर स्टेट में मीन बीइंग इन अ स्टेट ऑफ इंक्रीज्ड अलर्टनेस एज व्हेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्टिमुलेंट. और कभी कभी अगर हमने कोई स्टिमुलेंट लिया हुआ है जिसकी वजह से हम बहुत ही इंक्रीज अलर्टनेस की स्टेट में है, जिसमें अलर्टनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हो, उसको भी आप ऑल्टर्ड स्टेट बोल सकते हो. ऑल्टर्ड का मतलब है नॉर्मल से हटके. तो चाहे वो बहुत ज्यादा ही अलर्टनेस हो या वो बहुत कम अलर्टनेस हो, दोनों को ही हम ऑल्टर्ड स्टेट बोलेंगे. और बहुत ज्यादा अलर्टनेस कब आती है, जैसे हमने कोई मेडिसिन ऐसी ले रखी है जिससे हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, या कोई ऐसी चीज ले रखी है जिससे नॉर्मल से हम थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी. You may also divide your conscious awareness as when you drive to work or school and then wonder how you get there. One level of conscious awareness was driving while the other was thinking about the day. तो ये इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. कई बार हम ड्राइव करते करते, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारी उस टाइम वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है कि हम ड्राइव कर रहे हैं और हम बहुत अलर्ट हैं, आसपास सड़क पे देख रहे हैं हमारे आसपास कौन सी गाड़ी है, क्या है. लेकिन अगर आप ड्राइव करते करते ये सोच रहे हो कि पूरा दिन आपने क्या काम करना है, या फिर आप शाम को ड्राइव करके घर जा रहे हो और दिन में जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हो, या फिर आप बात कर रहे हो फोन पे, तो आपकी आधी कॉन्शियसनेस बात करने पे है, आधी कॉन्शियसनेस ड्राइव करने पे है. तो वो भी एक तरीके से आपकी ऑल्टर्ड स्टेट हो जाएगी, क्योंकि आप पूरा अलर्ट नहीं हो ना किसी एक चीज में. आपकी जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डिवाइड हो गई है, और ये चीज कई बार क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाती है. आप सबको पता ही है ड्राइव करते करते अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो वो कितना डेंजरस हो सकता है. तो जैसे ही हम अपना फोकस ऑफ अटेंशन डिवाइड कर देते हैं, अपनी वेकिंग कॉन्शियसनेस को ऑल्टर्ड में चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है. इसलिए हमेशा वेकिंग स्टेट ऑफ अलर्टनेस या कॉन्शियसनेस में रहना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ ऑल्टर स्टेट में. ऑल्टर्ड स्टेट होने के बहुत सारे फॉर्म्स हैं यहाँ पे, जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी बताया था कि जो हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो पहले तो डे ड्रीमिंग है, फिर बीइंग हिप्नोटाइज है कि हिप्नोटाइज कर देते हैं तो तब हमारी कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है, और एक मेडिटेटिव स्टेट है जब मेडिटेशन में हम चले जाते हैं. तो ये 3-4 चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ऑल्टर स्टेट में स्लीप को डिस्कस करेंगे. जो पहला ही हमारा ऑल्टर स्टेट है स्लीप. और स्लीप कितनी जरूरी होती है सबके लिए, ये हमें पता है कि कॉन्शियस रहने के लिए हमें सोना बहुत जरूरी है, ढंग से पूरी नींद 5-6-7 घंटे की नींद जो होती है वो लेना बहुत जरूरी है. तब हम जागे होंगे तो हम पूरी तरीके से कॉन्शियस होंगे. अदरवाइज अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हम जागते हुए भी पूरे कॉन्शियस नहीं रहेंगे, और हमेशा से हम ऑल्टर स्टेट में ही रहेंगे, वेकिंग कॉन्शियसनेस में आएंगे ही नहीं. So why do people need to sleep? Sleep once refers to a gentle tyrant. Gentle tyrant मतलब ऐसी चीज जो करना बहुत जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता. तो स्लीप भी एक ऐसी चीज है जो हमें, हमारी बॉडी को बहुत जरूरी चाहिए होती है, और आप जितना भी कोशिश कर लो ना सोने की, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्लीप में चली जाती है कुछ टाइम बाद. अगर आप बहुत दिनों तक कोशिश कर भी रहे हो उसको रोकने की, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी आंखें अपना बंद होना शुरू हो जाती हैं. तो ये डेंटल टायरेंट है, मतलब बहुत जरूरी चीज है सरवाइव करने के लिए.
वन रीजन फॉर दिस इज फैक्ट दैट स्लीप इज वन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बायोलॉजिकल रिदम। ये हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल रिदम है, जैसे कि सोना फिर उठना, अगले दिन फिर सोना, तो ये बार बार रिपीट होता है ये साइकिल, तो इसलिए इसको बायोलॉजिकल रिदम नाम से बोला हुआ है। जैसे हमारी हार्ट बीट है वो भी बायोलॉजिकल रिदम है, जो चीज बार बार रिपीट होती है उसको हम रिदम बोलते हैं। तो ये स्लीप का जो साइकिल है ये हमारी बॉडी का एक बायोलॉजिकल रिदम है जो कि बहुत जरूरी है। फिर आता है द रिदम्स ऑफ लाइफ, कर्केडियम रिदम्स। द स्लीप वेक साइकिल इज अ कर्केडियम रिदम। ये जो सोना और जागने का साइकिल है ना, इसका एक पर्टिकुलर नाम इन्होंने दिया हुआ है कर्केडियम रिदम। कर्केडियम एक लैटिन वर्ड है जिसमें कर्का मीन्स अबाउट एंड डियम मीन्स डे, तो इट्स अबाउट डे, तो इसको बोला हुआ इन्होंने कर्केडियम रिदम। सो द कर्केडियम रिदम इज अ साइकिल दैट टेक्स अबाउट अ डे, क्योंकि ये एक दिन लगता है ना इसमें, जैसे आप दिन में जागते हो फिर सोते हो तो पूरा एक दिन यूज होता है, 24 आवर्स यूज होते हैं, तो इसलिए इसका नाम है कर्केडियम रिदम। For most of the people, this means they will experience several hours of sleep at least once during a 24-hour period। मतलब 24 घंटे में बीच में कुछ घंटे होंगे जब आपको सोना ही है, जरूरी है, मतलब सबको सोना ही पड़ता है। 24 घंटे में से बीच में कुछ ऐसे घंटे होते हैं, 6 घंटे 7 घंटे, जब हम सोते जरूर हैं, ठीक है। The sleep wake cycle is ultimately controlled by the brain, especially by an area within the hypothalamus। तो जो ये स्लीप और वेकिंग का साइकिल है ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब आगे इसी का रोल यहाँ डिस्कस किया हुआ है, द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। A lot of people were buying supplements of melatonin, a hormone normally secreted by the pineal gland, several years ago, hoping to sleep better, perhaps even slow effects of aging। तो पहले कुछ लोगों को ये लगता था कि जो मेलेटोनिन है वो खाने से, क्योंकि वो एक ऐसा हार्मोन है जो स्लीप इंड्यूस करता है जिससे नींद आती है, तो वो खाने से हमारे को नींद अच्छी आएगी और एजिंग भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। The release of melatonin is influenced by a structure deep within hypothalamus in an area called suprachiasmatic। तो ये मेलेटोनिन कहाँ से बनता है? नेचुरली हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस के अंदर से एक एरिया है जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। suprachiasmatic nucleus, the internal clock that tells people when to wake up and when to fall asleep। तो ये हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक है जो हमें बताती है कि कब सोने का टाइम हो गया है, कब जागने का। इसके अंदर मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद अब ये सुप्राकियाज्मेटिक जो न्यूक्लियस है, जिसको शॉर्ट में हम SCN बोलेंगे, ये लाइट से सेंसिटिव है। जैसे लाइट कम होती है इसको लगता है कि रात सोने का टाइम हो गया, तो ये मेलाटोनिन रिलीज सिक्रीट करना शुरू कर देता है। जैसे ही लाइट ज्यादा हो जाती है, जब हम सुबह उठते हैं लाइट ज्यादा पड़ती है आंखों में, तो इसको ये लगता है कि उठने का टाइम हो गया, तो ये हमारी मेलाटोनिन का लेवल कम करके जागने के लिए हमें तैयार करता है। तो ये लाइट के ऊपर काम करता है SCN, ठीक है। As daylight fades, the SCN tells the pineal gland to secrete melatonin। तो जैसे daylight fade होती है, मतलब रात होती है, तो melatonin secrete करने लगते हैं। As melatonin accumulates, the person will feel sleepy। तो जैसे ही melatonin इकट्ठा हो जाता है तो हमें sleepy feel होता है। और जब लाइट सुबह ज्यादा पड़ती है आंखों पे, जैसे कि सनराइज वगैरह होता है, तो फिर ये melatonin जो है सिक्रीट होना रुक जाता है। Melatonin supplements are often used to treat condition called jet lag। जेट लैग एक कंडीशन है, अगर आपको पता हो, कि जो लोग दूसरे टाइम जोन में ट्रेवल करते हैं, जैसे सपोज आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हो, अब वहां पे टाइमिंग्स यहाँ के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे रात है तो वहां पे सुबह हो रही होगी, वहां पे जब रात होगी तो यहाँ सुबह हो रही होगी। और सपोज आप यहाँ से गए हो वहां पे, और आपका जो बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो यहाँ के हिसाब से सेट हो रखी है, तो वहां जाके आपको ना अलग टाइम पे नींद आएगी, वहां पे आपको सुबह नींद आएगी और रात को नहीं आएगी, तो इसको बोलते हैं जेट लैग। तो इस कंडीशन में भी ना मेलेटोनिन का सप्लीमेंट लिया जाता है अपने जेट लैग को कम करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है ना, वो जो डिस्टर्ब हुई है ट्रैवलिंग की वजह से, वो नॉर्मली उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग ठीक हो जाए।
तो उससे क्या होगा, जब आपको सुबह नींद नहीं आएगी तो आप मेलेटोनिन सप्लीमेंट लोगे तो आपको नींद आएगी, उससे आप रात को सो पाओगे, ठीक है। तो इट में बी हेल्पफुल टू पीपल हु सफर फ्रॉम स्लीप प्रॉब्लम ड्यू टू शिफ्ट वर्क। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शिफ्ट जो है वो वर्किंग शिफ्ट जो है वो रात में होती है, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है रात को सोने के लिए। तो रात को जब वो काम करते हैं तो उनको नींद आने लगती है, तो उस केस में भी ये मेलेटोनिन जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन लोगों के लिए भी। सो in addition to melatonin supplement, it is found that gradually changing the shift that workers take according to the natural cycle of the day, evening shift to night shift rather than from night directly to day, है सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जैसे जिनकी शिफ्ट जो चेंज होती है उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करने के लिए मेलेटोनिन के अलावा वो क्या करते हैं, ग्रेजुअली अपनी शिफ्ट चेंज करते हैं। सडनली एकदम डे से नाइट नहीं कर देते, पहले डे से इवनिंग करते हैं, फिर इवनिंग से नाइट करते हैं, ताकि ग्रेजुअल चेंज आए। मेलेटोनिन इज नॉट द होल स्टोरी। एक चीज इसमें और यूज होती है, वो है रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन। इसके बारे में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में। तो मेलेटोनिन के अलावा सेरोटोनिन का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे स्लीप साइकिल में। अच्छा, तो इसमें ये लिखा हुआ है जैसे द सेरोटोनिन लेवल में भी हाई इनफ एट द टाइम टू प्रोड्यूस। जब रात को लोगों का सेरोटोनिन लेवल बहुत बढ़ जाता है तो उनको नींद आना शुरू हो जाती है। मतलब मेलेटोनिन के साथ साथ सेरोटोनिन भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमको स्लीपी फील करवाता है। तो अकेला मेलेटोनिन ही नहीं आएगा यहाँ पे, सेरोटोनिन भी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी चीज आ जाती है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर प्लेज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंड्यूसिंग स्लीप। अब आप सबको पता है कि जब हम सो रहे होते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो होता है उस टाइम पे। तो सुप्रा कैजमेटिक न्यूक्लियस एज अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। तो यही चीज है एससीएन जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो जब आप सो जाते हो तो आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, और आपको फिर नींद, जनरली भी अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाए तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पे आपका बॉडी टेम्परेचर लोएस्ट होता है जब आप सो रहे होते हो। तो ये भी यहाँ पे तीसरा एक फैक्टर है, बॉडी टेम्परेचर। एक तो ये हो गया मेलेटोनिन। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ये एससीएन है, ये लाइट की चेंजेस की वजह से हमें स्लीप इंड्यूस करता है। फिर हमने ये पढ़ा है कि मेलेटोनिन की वजह से होता है, उसके बाद सेरोटोनिन, और लास्ट में बॉडी टेम्परेचर। तो ये 3-4 थ्योरीज हैं जो ये बता रही है कि हमें स्लीप कैसे इंड्यूस, मतलब हमें नींद क्यों आना शुरू हो जाती है। इसके बाद in studies in which volunteers spend several days without access to information about day or night, their sleep wave cycle lengthens. The daily activities of their body, such as sleeping, waking, waste production, blood pressure, rise, fall and so on, took place over a period of 25 hours. ये कोई रिसर्च इन्होंने करी हुई है जिसमें ये बताया कि अगर हम कुछ लोगों को, इन्होंने करा था कि उनको एक जगह पे रखा था जहाँ पे उनको ये नहीं पता चल रहा था कि दिन है कि रात है। तो वहां पे उनका जो स्लीप वेक साइकिल था ना वो लंबा हो गया था, 24 घंटे की जगह 25 घंटे का हो गया था। Based on this research, it appears that suprachiasmatic nucleus may be responsible for resetting the biological clock to a 24-hour cycle every day. तो दैट मीन्स हमारी जो एससीएन है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, यही हमारी बॉडी की जो क्लॉक है उसको रीसेट करती है वापस से 24 घंटे के लिए। इस रिसर्च से ये बाद में पता चला था। In the same study, body temperature dropped consistently even in the absence of light. As the body temperature dropped, sleep began, giving further support to the importance of body. और इसी स्टडी में ये भी पता चला था कि जब लाइट नहीं होती थी तो बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाता था और उससे नींद आने लग जाती थी। तो दैट मीन्स बॉडी टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है नींद आने में। फिर अब नींद क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है और जो लोग नहीं सोते उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। द प्राइस ऑफ नॉट स्लीपिंग, मतलब जो नहीं सोते उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। Although people can do without sleep for a while, they cannot do it altogether. In one experiment, rats were placed on a moving treadmill over water. They couldn't sleep normally because they would fall into the water.
but they did drift repeatedly into micro sleep or brief sidestep into them. तो ये तो कुछ रैट्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि उनको ट्रेडमिल के ऊपर मूविंग ट्रेडमिल पे बहुत देर तक रखा था ताकि वो सो ना पाए, फिर भी उनकी जो बॉडी है वो बीच बीच में माइक्रो स्लीप में जा रही थी, मतलब छोटी छोटी नींद लेना, क्योंकि वो अपनी आंखें खुली मतलब जाग नहीं पा रहे थे ज्यादा देर तक। तो ये तो एक अलग चीज हो गई। ऐसे ऐसे माइक्रो स्लीप हमें तो कभी कभी, जैसे हम बहुत तेज हमें नींद आ रही होती, कभी कभी कार चलाते चलाते आंखें बंद हो जाती है, वो माइक्रो स्लीप होती है। और जनरली लोगों में होता है अगर वो रात को नींद पूरी ना हो उनकी, तो उनको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टास्क करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो स्लीप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप डेप्रीविएशन मतलब जब आप स्लीप की कमी हो, जब आप सो ना रहे हो, लॉस ऑफ स्लीप, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और मैनी पीपल हैव विदाउट रियलाइजिंग इट। और ये बहुत सारे लोगों को होती है, उनको पता नहीं चलता है कि उनको नींद कम आती है। People stay up too late at night during the week and get up before they have really rested to go work or school. So क्या होता है, लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो उससे उनकी जो स्लीप डेप्थ हो जाता है, स्लीप डेप्थ मतलब नींद जो है पूरी नहीं हुई होती, इकट्ठी होती जा रही होती है, और इससे उनका नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स रात को पढ़ते हैं और सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाते हैं, तो फिर उससे उनकी कंसंट्रेशन और फोकस वगैरह बहुत कम होने लग जाता है। उन्हें लगता है कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, जबकि इसका रीजन स्लीप डेप्रीविएशन होता है, क्योंकि वो नींद पूरी नहीं कर रहे होते अपनी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे ट्रेम्बलिंग हैंड्स मतलब हाथ कांपने लग जाना, इन अटेंशन अटेंशन ना दे पाना, स्टेरिंग ऑफ इनटू स्पेस मतलब आप किसी जगह खाली जगह को लगातार देख रहे हो, ड्रूपी आईलिड्स आपकी आंखें बंद हो रही हैं, जनरल डिस्कम्फर्ट आपको कंफर्टनेस नहीं फील हो रही, इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं, इरिटेबिलिटी, इरिटेट हो रहे हो बहुत ज्यादा, डिप्रेस हो गए हो। तो नींद ना पूरी होने से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद sleep researchers conducted a study in which healthy adults between 21 ages of 21 and 38 were randomly placed in one of four restricted sleep conditions. Participants began the experiment with at least 3 days of regular sleep. अच्छा, कुछ इन्होंने रिसर्च करी थी जिसमें हेल्दी लोगों को लिया था, हेल्दी अडल्ट्स जो 21 से 38 के बीच के थे, और उनको पहले स्टार्टिंग में 3 दिन रेगुलर स्लीप दी, उसके बाद देन वर अलाउड टू गेट ओनली 4 आवर्स, फिर उसके बाद 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे की स्लीप दी। दिस वॉज द कंट्रोल ग्रुप ऑफ ईच डे फॉर 14 डेज। तो फिर 14 दिन तक इनको 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे की स्लीप दी, ठीक है। अ फोर्थ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स वॉज टोटली डिप्राइव ऑफ स्लीप, और एक ऐसा ग्रुप था, ये तो 3 ग्रुप हो गए, 4 घंटे वाला, 6 घंटे वाला और 8 घंटे वाला, ये 3 ग्रुप हो गए। और चौथे ग्रुप को बिल्कुल ही सोने नहीं दिया, टोटली डिप्राइव मतलब उनको जगा के रखा लगातार 3 दिन। तो इससे उन्होंने क्या फिर ढूंढा, इसे क्या पता चला, मेजरमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड फिजिकल अलर्टनेस वाज टेकन एवरी 2 आवर्स। तो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी और फिजिकल अलर्टनेस को मेजर कर रहे थे। तो रिजल्ट ये दिखा कि जो 6 आवर स्लीप कंडीशन पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी फंक्शन नेगेटिवली अफेक्टेड है, कि जो लोग 6 घंटे सो रहे थे उनकी भी जो एबिलिटीज हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही थी, मतलब नेगेटिवली इफेक्ट हुआ था उनके ऊपर। इफ एज इफ दे हैड बीन एंटायरली डिप्राइव्ड, मतलब जिनको सिर्फ 6 घंटे सोने दिया था उनकी भी वैसी ही हालत हो गई थी जैसे जिन लोगों को लगातार 2-3 दिन सोने नहीं दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 6 घंटे की स्लीप सिर्फ ले रहे हो, जिसमें आपको ज्यादा सोने की जरूरत है, तब आप पूरी नई नींद कर रहे हो, तो वो उसी के बराबर है जो आप बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं। और जो बिल्कुल नहीं सो रहे थे उनका क्या हुआ था, सीरियसली इम्पेयर्ड इन देयर फंक्शनिंग, वो तो बिल्कुल ही किसी चीज में अपना जो पूरे तरीके से काम, उनको हो सकता है उसके बाद कुछ
काम करने के लिए दिया हो या कुछ पजल वगैरह सॉल्व करने के लिए दिया हो, तो वो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे थे वो सब चीजें। तो ये यहाँ पे यही स्टडी रिजल्ट ने ये दिखाया है कि अगर आप कम सोओगे ना तो भी इतनी वही सीरियस प्रॉब्लम होगी, ना सोने से तो होगी होगी, लेकिन कम सोने से भी सीरियस प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि कम सोना भी बहुत डेंजरस हो जाता है। फिर उसके बाद द अडेप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप, कुछ थ्योरीज हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्लीप की। इसको अभी यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।